26 अप्रैल 1986 की रात के 1:23 पर यूक्रेन के एक छोटे से इलाके में एक बटन दबाया गया। बस एक बटन। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयावह परमाणु हादसा बन गया। उस रात जो रेडिएशन हवा में फैली वो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 400 गुना ज्यादा थी। एक पूरा शहर, 50,000 लोगों का जीता जागता शहर महज कुछ घंटों में पूरी तरह खाली हो गया। और जब दुनिया ने सोवियत सरकार से पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब आया, एक छोटी सी तकनीकी आग थी, सब कुछ नियंत्रण में है। आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा जो दबाई गई, जो छुपाई गई और जो लाखों इंसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, यह झूठ की कहानी है, घमंड की कहानी है और उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने बिना जाने, बिना चाहे अपनी जानें दे दी। यह है चेरनोबिल। 1970 का दशक था और सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनने की दौड़ में था। हर मोर्चे पर अमेरिका से आगे निकलने की होड़ थी, स्पेस में, मिलिट्री में, साइंस में और अब न्यूक्लियर एनर्जी में। सोवियत वैज्ञानिकों का एक बड़ा सपना था, ऐसी एनर्जी जो सस्ती हो, साफ हो, ताकतवर हो और कभी खत्म ना हो। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए यूक्रेन के एक छोटे से इलाके में प्रिपियट नदी के किनारे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया और इस प्लांट के ठीक बगल में एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम था प्रिपियट। 50,000 लोगों का वो शहर बेहद खूबसूरत था, चमकता हुआ, नया, आधुनिक। वहां स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, पार्क्स थे, सुपरमार्केट्स थे और एक अम्यूजमेंट पार्क भी था जिसका फेरिस व्हील कभी चला ही नहीं। प्रिपियट उस वक्त सोवियत ड्रीम का सबसे खूबसूरत और जीवंत चेहरा था। प्लांट में 4 आरबीएम के रिएक्टर्स थे और यूक्रेन की 10% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इसी प्लांट से आती थी। सब कुछ परफेक्ट लगता था, या कम से कम ऐसा दिखाया जाता था, क्योंकि एक बात थी जो सोवियत इंजीनियर्स अच्छी तरह जानते थे पर जिसे किसी को बताया नहीं गया। आरबीएम के रिएक्टर में एक छुपा हुआ दोष था, एक ऐसी कमजोरी जो सही वक्त पर सामने आए तो सब कुछ तबाह कर सकती थी। और वो वक्त आया 26 अप्रैल 1986 को। 25 अप्रैल 1986 को रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट स्केड्यूल्ड था। इस टेस्ट का मकसद था यह जांचना कि अगर इमरजेंसी में प्लांट की मेन पावर अचानक चली जाए तो टरबाइन्स कितनी देर तक रिएक्टर को पावर दे सकते हैं। सुनने में यह बेहद सिंपल लगता है, पर इससे पहले यही टेस्ट 3 बार फेल हो चुका था, 3 बार। और इस बार सोवियत ऑफिशियल्स का जबरदस्त दबाव था क्योंकि प्लांट की एनिवर्सरी आने वाली थी और रिपोर्ट चाहिए थी कि सभी टेस्ट्स पास हो चुके हैं। प्लांट के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर थे एनाटोली डियातलॉफ, एक कड़क, सख्त और रिजल्ट्स ड्रिवन इंसान जिनके लिए डेडलाइन सबसे पहले थी और जो ठान लेते थे वो होकर रहता था। उनके सामने उस रात 2 यंग ऑपरेटर्स थे, लियोनिड टॉप्टनॉफ और अलेक्जेंडर अकीमोव। दोनों एक्सपीरियंस्ड थे, दोनों जिम्मेदार थे और दोनों उस रात अंदर से डरे हुए थे क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। रात के 11:55 पर रिएक्टर की पावर को धीरे धीरे घटाना शुरू हुआ। कागजों पर यह टेस्ट की तैयारी थी, पर असल में यह उस कयामत की शुरुआत थी जो कुछ घंटों बाद सब कुछ बदल देने वाली थी। आधी रात को रिएक्टर की पावर अचानक 50% से गिरकर सिर्फ 1% पर आ गई, लगभग पूरी तरह बंद। कंट्रोल रूम में एक साथ कई अलार्म्स बजने लगे और स्क्रीन्स पर नंबर्स डगमगाने लगे। यह था पहला संकेत, पहली चेतावनी। इसका कारण था जेनन पॉइजनिंग। जब एक रिएक्टर धीमा होता है तो एक नेचुरल प्रोसेस में जेनन गैस बनती है जो रिएक्टर की पावर को दबा देती है, जैसे कोई जलती आग पर पानी डाल दे। नॉर्मल सिचुएशन में इसका एक ही सही जवाब होता, टेस्ट रोको, वेट करो, जेनन खत्म होने दो, फिर आगे बढ़ो। पर डायटलोव के लिए रुकना मंजूर नहीं था। उन्होंने हुक्म दिया, पावर बढ़ाओ। तोप्तुनोव ने झिझकते हुए कहा कि रिएक्टर अब भी स्टेबल नहीं है और थोड़ा रुकना जरूरी है, पर डायटलोव ने एक पल नहीं सोचा और सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा पावर बढ़ाओ। टोप्तुनोव डर गया
और उसने कंट्रोल रॉड्स बाहर खींचने शुरू किए। 1, 2, 5, 10, 20। ये कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर की शक्ति को काबू में रखते हैं और सेफ्टी के लिए कम से कम 15 रॉड्स हर वक्त रिएक्टर के अंदर होने जरूरी थे। जब टॉप टू नॉब रुका तो रिएक्टर के अंदर बचे थे सिर्फ 6 से 8 रॉड्स। इसके साथ ही ऑटोमेटिक सेफ्टी शटडाउन सिस्टम बंद कर दिया गया और इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम भी बंद। रिएक्टर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था और कंट्रोल रूम में बैठे किसी इंसान को उस वक्त पूरा अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 और 4 सेकंड टेस्ट शुरू हुआ। स्टीम टरबाइन चालू हुई और पावर बढ़ने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। कंट्रोल रूम की स्क्रीन एक साथ लाल हो गई और अलार्म्स एक दूसरे से ऊंची आवाज में चीखने लगे। डायटलोव ने चिल्लाकर कहा, AZ5 दबाओ, इमरजेंसी शटडाउन। अकाइमोव ने AZ5 बटन दबाया, वो इमरजेंसी शटडाउन बटन जो पूरे रिएक्टर को तुरंत बंद कर देता है। 3 सेकंड खामोशी, और यही था वो छुपा हुआ दोष जो इतने सालों से किसी को बताया नहीं गया था। RBM के रिएक्टर के कंट्रोल रॉड्स के टिप्स ग्रेफाइट से बने थे और जब वो रॉड्स रिएक्टर में एंटर करते हैं तो पहले 3 सेकंड्स में वो रिएक्शन को रोकते नहीं बल्कि उसे और तेजी से बढ़ा देते हैं। पावर 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, और फिर पहला धमाका, एक जबरदस्त स्टीम एक्सप्लोजन जो इतनी तेज थी कि रिएक्टर का 1000 टन का ढक्कन, जिसे इंजीनियर्स प्यार से एलेना कहते थे, एक पल में हवा में उड़ गया। छत टूट गई, दीवारें ढह गईं और 1 सेकंड के अंदर दूसरा धमाका हुआ जिसने रिएक्टर कोर को पूरी तरह तबाह कर दिया। जलता हुआ यूरेनियम, रेडियो एक्टिव ग्राफाइट, न्यूक्लियर डीब्री, सब कुछ हवा में बिखर गया और उस तबाह बिल्डिंग के ऊपर रात के आसमान में एक अजीब नीली रोशनी थी, चेरेनकोव रेडिएशन। कुछ लोग उस रोशनी को देखकर रुक गए और सोचा कि यह कितनी खूबसूरत है। वो नहीं जानते थे कि यह रोशनी डेथ की निशानी थी। रात के 1:28 पर प्राइपियट के 50,000 लोग अभी भी गहरी नींद में थे, पूरी तरह बेखबर। फायर ब्रिगेड को कॉल आया और मेजर लियोनिड तेल्यातनिकोव की टीम फौरन निकल पड़ी। उन्हें बताया गया था, प्लांट में आग लगी है, जाओ और बुझाओ। बस इतना। किसी ने नहीं कहा कि यह न्यूक्लियर डिजास्टर है, किसी ने नहीं कहा कि रेडिएशन सूट पहनो, किसी ने नहीं बताया कि वहां गए तो शायद लौट नहीं पाओगे। वो गए बिना किसी प्रोटेक्शन के, सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म पहनकर। रिएक्टर 4 की तबाह हुई। छत पर रेडिएशन लेवल्स इतनी थीं कि डोजिमीटर्स की रीडिंग ऑफ द स्केल हो गई और मशीन्स ने जवाब दे दिया। पर वो इंसान नहीं रुके। एक फायर फाइटर ने अपने साथी से कहा, यार, मुझे जलन हो रही है, जैसे बहुत देर से धूप में खड़ा हूं। वो रेडिएशन सिकनेस के पहले सिम्पटम्स थे और उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने आग बुझाई, उन्होंने अपना फर्ज निभाया और उन्होंने अपनी जानें दे दी। उस रात रिएक्टर के पास गए 28 फायर फाइटर्स और प्लांट वर्कर्स 3 महीने के अंदर रेडिएशन से मर गए। वो हीरोज थे, बिना जाने, बिना चुने, बिना किसी तैयारी के, असली हीरोज। जब सुबह हुई तो मॉस्को में सोवियत ऑफिशियल्स को पूरी रिपोर्ट मिल चुकी थी। रिएक्टर नंबर 4 तबाह था, रेडिएशन खतरनाक लेवल्स पर थी और सिचुएशन बेकाबू थी। बैठक हुई और फैसला लिया गया कि किसी को नहीं बताएंगे, न प्रिपेट की जनता को, न बाकी यूक्रेन को, न दुनिया को। सोवियत यूनियन की इमेज सबसे पहले। कीव टेलीविजन पर खबर आई, चेरनोबिल प्लांट में एक छोटी सी तकनीकी दुर्घटना हुई है, स्थिति नियंत्रण में है। एक्सप्लोजन के बाद पूरे 36 घंटे तक प्राइपियट के 50,000 लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहे। बच्चे स्कूल गए, लोग अपने ऑफिसेज गए, बाजार खुले रहे, शादी की तैयारियां होती रहीं और उन सब के आसपास, उनके फेफड़ों में, उनके शरीर में अदृश्य रेडिएशन चुपचाप, खामोशी से, बिना कोई आवाज किए समाती रही। सोवियत सरकार की सोच थी, अगर सच बता दिया तो सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम की फेलियर दुनिया जान जाएगी, हम कमजोर दिखेंगे। पॉलिटिकल प्राइड, और उस प्राइड की कीमत लाखों इंसानों की जिंदगी। 27 अप्रैल 1986 को
एक्सप्लोजन के 36 घंटे बाद जब सोवियत ऑफिशियल्स ने मान लिया कि अब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती, दोपहर 1:10 पर प्राइपियट के हर लाउडस्पीकर पर एक अनाउंसमेंट बजी। नागरिकों को सूचित किया जाता है कि टेम्पोरेरी इमरजेंसी इवैक्यूएशन जरूरी है। अपने डॉक्यूमेंट्स, जरूरी सामान और पैसे साथ लें। यह केवल 3 दिनों के लिए है। 3 दिन, बस 3 दिन। लोगों ने सोचा 3 दिन की बात है, हम वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपने पेट्स को घर में छोड़ा। फोटो एल्बम्स वहीं रह गईं। बच्चों के खिलौने वहीं रहे। रेफ्रिजरेटर्स में खाना था। टेबल्स पर खाने की प्लेट्स थीं। 1200 बसेस और 50,000 लोग। 3 घंटे में पूरा शहर खाली। वो 3 दिन नहीं थे। कोई वापस नहीं आया। आज 2026 में भी प्राइपियट वैसे ही खड़ा है। बच्चों के जूते जैसे के तैसे, गैस मास्क्स फर्श पर बिखरे, क्लासरूम्स में किताबें खुली हुई, और वो फेरिस व्हील जो कभी चला ही नहीं, आज भी वहां खड़ा है, जंग खाया हुआ, वक्त के एक पल में हमेशा के लिए जमा हुआ। एक गोस्ट शहर, हमेशा के लिए। रिएक्टर 4 अभी भी खुला था। आग जल रही थी और रेडिएशन फैलती जा रही थी। सोवियत गवर्नमेंट को इसे किसी भी तरह बंद करना था, पर कैसे, जहां रेडिएशन इतनी थी कि मशीन्स भी काम नहीं करती। जर्मन रोबोट्स भेजे गए और वो फेल हो गए। तो सोवियत गवर्नमेंट ने वो किया जो सिर्फ वही कर सकती थी, इंसानों को भेजा। 6 लाख लोगों को, वर्कर्स, सोल्जर्स, इंजीनियर्स, माइनर्स, सबको। उन्हें एक नाम दिया गया, लिक्विडेटर्स। हेलीकॉप्टर्स ने रिएक्टर के ऊपर से उड़ान भरी और नीचे गिराया सैंड, लीड, बोरन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। रिएक्टर की तबाह छत पर, जहां रेडिएशन इतनी थी कि एक इंसान मिनटों में बीमार पड़ जाए, वहां सोल्जर्स को एक एक करके भेजा जाता था। हर सोल्जर को मिलता था सिर्फ 90 सेकंड का मिशन। एक रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट उठाओ, रिएक्टर में फेंको और वापस आ जाओ। 90 सेकंड। इन्हें कहा जाता था बायो रोबोट्स, क्योंकि असली रोबोट्स फेल हो गए थे, इसलिए इंसानों को रोबोट्स की जगह इस्तेमाल किया गया। एक्सप्लोजन के महीनों बाद सोवियत इंजीनियर्स और वर्कर्स ने रिएक्टर 4 के ऊपर एक विशाल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाया, जिसे नाम दिया गया द सार्कोफेगस। एक कॉन्क्रीट का ताबूत जो उस तबाह रिएक्टर को ढक दे और उस रेडियो एक्टिव कोर को कैद कर दे जो अभी भी जल रही थी। पर यह स्ट्रक्चर भी परफेक्ट नहीं था। इसमें दरारें थीं और रेडिएशन लीक होती रही। 2016 में एक नया और विशाल स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहा गया। 165 मीटर ऊंचा, 257 मीटर चौड़ा। इंसान की बनाई अब तक की सबसे बड़ी मूवेबल स्ट्रक्चर। इसे पुराने सार्कोफेगस के ऊपर खींच कर लाया गया और आज वो स्टील डोम उस रिएक्टर के ऊपर खड़ी है, एक याद के रूप में, एक चेतावनी के रूप में। तो कितनी मौतें हुई? सोवियत यूनियन की ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा 31, सिर्फ 31 मौतें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा 4,000 से ज्यादा। WHO का एस्टिमेट है 9,000 से ऊपर। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं 60,000 तक। सच कहां है, आज तक पूरी तरह नहीं पता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने रिकॉर्ड्स छुपाए, फाइल्स बंद की और दुनिया को वो सच कभी नहीं बताया। चेरनोबिल ने सिर्फ यूक्रेन को नहीं हिलाया, इसने पूरे सोवियत यूनियन को हिलाया। स्वीडन में एक्सप्लोजन के 2 दिन बाद फोर्समार्क न्यूक्लियर प्लांट के वर्कर्स के कपड़ों पर रेडिएशन मिली। जांच हुई तो पता चला यह रेडिएशन कहां से आई, और तब पहली बार सोवियत यूनियन को पब्लिकली मानना पड़ा कि हां, कुछ हुआ है। दुनिया को सच पता चला, और सोवियत यूनियन जो हमेशा इनविंसिबल लगती थी, वो पहली बार कमजोर दिखी। उसके 5 साल बाद 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि चेरनोबिल वो पहला क्रैक था जिसने एक सुपर पावर को अंदर से तोड़ना शुरू किया। लियोनिड टोप्टनोव, जिसने डायटलोव के दबाव में कंट्रोल रॉड्स बाहर खींचे, एक्सप्लोजन के 3 महीने बाद मर गया, सिर्फ 29 साल की उम्र में। अलेक्जेंडर अकीमोव, जिसने एजेड 5 बटन दबाया, एक्सप्लोजन के 2 हफ्ते के अंदर रेडिएशन से चला गया, सिर्फ 37 साल का था। एनाटोली डियातलोव, जिसने सब कुछ फोर्स करवाया, बचा, सालों बाद जिया
और एक इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता था, यह मेरी गलती नहीं थी। इतिहास की किताबें अलग कुछ कहती हैं। वसीली इग्नातेंको उस रात के पहले फायर फाइटर्स में से एक, जिसकी पत्नी ल्युदमिला प्रेग्नेंट थी। उसे मॉस्को के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और डॉक्टर्स ने ल्युदमिला को कहा कि दूर रहो, यह हाईली रेडियो एक्टिव है। पर ल्युदमिला नहीं मानी। वो रोज जाती रही, उसका हाथ पकड़ती रही। वासिली 14 दिन बाद चला गया। ल्युदमिला का बच्चा कुछ घंटे जिया और चला गया। ल्युदमिला ने बाद में कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया था, काश बताया होता। यह एक इंसान की कहानी नहीं है, यह हजारों कहानियां हैं, हजारों वासिली, हजारों ल्युदमिला, जिन्होंने वो भुगता जो उनकी गलती नहीं थी। आज 2026 में चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन का 30 किलोमीटर का दायरा अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। प्रिपियट अभी भी गोस्ट टाउन है। उस फेरिस व्हील पर आज भी कौवे बैठते हैं। उन क्लासरूम्स में आज भी हवा चलती है। उन घरों में आज भी वो तस्वीरें हैं जो परिवार वहां छोड़ गए। रिएक्टर 4 के नीचे आज भी एलिफेंट्स फुट है, न्यूक्लियर फ्यूल, कंक्रीट और मेटल का एक पिघला हुआ मिश्रण जो आज भी रेडियो एक्टिव है और अगले 20,000 सालों तक डेंजरस रहेगा। 20,000 साल। चेरनोबिल क्या था? सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, यह था एक सिस्टम की फेलियर, जिसमें इंजीनियर्स ने डर के मारे सच नहीं बोला, जिसमें ऑफिशियल्स ने इमेज बचाने के लिए जानकारी छुपाई और जिसमें एक रिएक्टर का दोष जो सालों से जाना जाता था कभी फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि मानना पड़ता कि कुछ गलत है। और सोवियत यूनियन यह कभी नहीं मान सकता था। यह था झूठ का नतीजा, सिस्टम का झूठ, गवर्नमेंट का झूठ। उस झूठ की कीमत उन 50,000 लोगों ने भरी जो प्राइपियट में थे, उन 6 लाख लिक्विडेटर्स ने भरी जिन्हें बायो रोबोट्स बना दिया गया, उन फायर फाइटर्स ने भरी जो बिना बताए भेजे गए, और उन बच्चों ने भरी जिन्हें थायराइड कैंसर हुआ और जिन्होंने कुछ नहीं किया था। प्रिपियाट आज भी वहां है, खामोश, जमा हुआ, वक्त के एक पल में हमेशा के लिए रुका हुआ। वो फेरिस व्हील, वो स्कूल, वो हॉस्पिटल, वो घर, यह सब एक याद है और एक चेतावनी है कि झूठ की एक सीमा होती है, कि प्राइड की एक कीमत होती है, कि जब सच छुपाया जाता है तो वो एक दिन इतनी जोर से फटता है कि दुनिया हिल जाती है। चेरनोबिल सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, यह एक सबक का नाम है जिसे इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए।